हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज है 13 फरवरी और अगर आप हिंदू पंचांग के हिसाब से देखेंगे, विक्रमी संवत के हिसाब से तिथि देखेंगे तो माघ महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, यानी चांद जो है वो बढ़ता हुआ है और आज चतुर्थी है। सो आज चांद कुछ इस तरह का दिखने वाला है। चलिए सेशन की शुरुआत करें, उससे पहले आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। डेली करंट अफेयर सेशन में आप जो भी कुछ पढ़ते हो उसका पीडीएफ आपको परचम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। सो आप टाइटल पे क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें मोर पे क्लिक कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, टेलीग्राम ऐप, वेबसाइट, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जिन बच्चों को वीकली या मंथली मैगजीन चाहिए तो उसके लिए आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे जाना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस वेबसाइट से जब भी आप कुछ परचेज करें तो जैसे ही आप पेमेंट करते हो डाउनलोड लिंक वहीं एक्टिव हो जाता है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना होता, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अदरवाइज आपको मेल पे भी भेज दिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ईमेल कर दिया कीजिए parchamclasses06@gmail.com पे अलॉन्ग विद योर पेमेंट रिसीट। टीम आपको बहुत प्रॉम्प्टली हेल्प कर देगी। जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक है तो जो भी कुछ हम वाईटी पे यानी यूट्यूब पे पढ़ते हैं उनके पीडीएफ्स ऐड होते जाते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के सारे डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली एक्सेट्रा, और इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी। ये आपको कहाँ मिल सकता है? परचम ऐप पे मिल सकता है। ठीक है। एक रीसेंट लॉन्च जो परचम का हुआ है वो सवाल मंथली ई बुक है एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर, जिसमें हर महीने 150 से भी ज़्यादा आपको एमसीक्यू विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे। ये ई बुक आपको कहाँ मिल जाएगी? वहीं वेबसाइट पे। इंडिविजुअल पीडीएफ के लिए वेबसाइट पे जाना होता है, सब्सक्रिप्शंस या कोर्सेज लेने हैं तो ऐप पे जाना होता है। इसका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, उसके लिए आप ऐप को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। सैम्पल एटसेट्रा इज प्रोवाइडेड ऑन ऐप, एक बार देख लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस है, नहीं तो परचम की ऐप है, वहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो। चलिए जी, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। कल वाले सेशन में हमने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे किया था, उसका आंसर देखते हैं। इन विच कंट्री इज सोनम लोसर सेलिब्रेटेड बाय तमांग कम्युनिटी? हमने बात की थी सोनम लोसर मनाया गया है तमांग कम्युनिटी के द्वारा इंडिया के कुछ रीजन्स में और एक पड़ोसी देश के अंदर। सो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कंट्री है जिसमें ये सोनम लोसर सेलिब्रेट किया गया। इन सब ने राइट आंसर किया है, नेपाल के अंदर सोनम लोसर सेलिब्रेट किया जाता है। ये चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से, चाइनीज़ ज़ोडैक कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है और इस बार अब इस लोसर के बाद नया जो ईयर स्टार्ट हुआ है वो टाइगर ईयर स्टार्ट हुआ है। चलिए अब हम सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, उसके बाद बाकी न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। तो आज यानी 13 फरवरी को 3 इंपॉर्टेंट डे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आता है वर्ल्ड रेडियो डे। कौन सा है जी? वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी। 13 फरवरी की जो भी डेट आप याद रखोगे, जो भी डे आप याद रखोगे, आप 14 फेब से याद रख सकते हो। 14 फेब वैलेंटाइन डे सबको पता होता है, राइट? इतना पॉपुलराइज हो रखा है। सो वैलेंटाइंस डे के जस्ट एक दिन पहले रेडियो पे कुछ ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है। किस चीज़ की? अभी हम आगे वाले डेज को एसोसिएट करके याद कर लेंगे। तो इतना याद हो गया, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। एक सेंचुरी, एक पूरी सदी इन्फॉर्म करने की, सेलिब्रेट कर, एंटरटेन करने की, एडुकेट करने की। तो रेडियो ने क्या क्या किया है अभी तक? एक सदी से, एक सेंचुरी से इन्फॉर्म किया है, एंटरटेन किया है, एडुकेट किया है, उसी को थीम बना दिया है। सबसे पहला रेडियो ट्रांसमिशन जो था वो मार्कोनी ने 1895 के अंदर किया था। यानी अगर हम बोले रेडियो डिस्कवर किसने किया, इन्वेंट, नॉट डिस्कवर, सॉरी, रेडियो इन्वेंट किसने किया? सो जी मार्कोनी ने। कोनी मार देते हैं ना कई बार, हम रेडियो नहीं चलता। सो जी मार्कोनी ने 1895 में किया था। ओके चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे जो है हमें जो करना है दैट इज नेशनल वुमेन्स डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी नेशनल डे होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी रहेगा। सो नेशनल वुमेन्स डे भी आता है 13 फरवरी को। सो वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल विमेन डे एक साथ आते हैं। रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है विमेन डे से रिलेटेड कुछ, क्या वो तीसरा इंपॉर्टेंट डे जब देखेंगे तब हम याद कर लेंगे। सो इस दिन को मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की याद में। सरोजनी नायडू जी जो कि पहली गवर्नर इंडिया के अंदर अगर कोई बनी फीमेल गवर्नर तो सरोजनी नायडू जी बनी थी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। उसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर कोई बनी थी तो भी सरोजनी नायडू जी बनी थी और इन्होंने इतनी प्रोमिनेंट पोजीशंस हासिल की और इसी के साथ साथ ये पोइट भी थी। तो इन सब के चलते
नेशनल वुमेन्स डे इनको डेडिकेटेड किया जाता है और 13th ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी है ये सरोजनी नायडू जी की। लाइक आई टोल्ड यू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1925 में इन्होंने पोस्ट हासिल की थी। कानपुर सेशन के अंदर ये डिसीजन लिया गया था। देन ये गवर्नर रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे हम आज़ाद हुए सो यूपी की पहली गवर्नर या फिर इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर अगर हम बोलें तो यही थी। 15 अगस्त 1947 से इन्होंने पोजीशन संभाली, राइट। उसके अलावा भी हम इनके कुछ जीवनी यानी बायोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे, बिकॉज जो भी बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी होती है उनकी लाइफ से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इनका निक नेम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो किसको कहा जाता है? बुलबुले आजम या बुलबुले हिंद, नॉट आजम सॉरी, बुलबुले हिंद किसे कहा जाता है? केसरी हिंद मेडल भी इनको दिया गया था। तो एक बार ब्रीफ में इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। इनका जन्म उस समय हैदराबाद के अंदर 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में लखनऊ में हो गई और इतने ही कार्यकाल तक ये यूपी की गवर्नर रही थी। देन एक पोइट और पॉलिटिशियन रह चुकी हैं, महात्मा गांधी जी को बहुत फॉलो करती थी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया निकनेम इनको दिया गया। किसने दिया ये नाम इनको? अगर आपको पता है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरोजनी नायडू को केसरी हिंद ये जो मेडल है ये सम्मानित किया था और बुलबुले हिंद का एक खिताब या रिकॉग्निशन भी इनको दिया गया था जब इनकी एक बुक आई थी गोल्डन थ्रेशहोल्ड, पोम्स का कलेक्शन था गोल्डन थ्रेशहोल्ड, तो इनको बुलबुले हिंद का खिताब भी दिया गया था। इनके काफ़ी लिटरेरी वर्क रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क देखते हैं। इन दी बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये पॉपुलर पोएम का कलेक्शन था। देन गोल्डन थ्रेशहोल्ड हमने देखा ही। देन द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में आई थी, द ब्रोकन विंग 1912 में आई थी। सो ये कुछ प्रॉमिनेंट किताबें सरोजनी नायडू जी की रही हैं। तीसरा आज जो इंपॉर्टेंट डे है दैट इज वर्ल्ड कॉन्डम डे, वर्ल्ड कॉन्डम डे। सो अब आप ऐसे कर सकते हैं भाई, कॉन्डम्स का एक मेन फंक्शन क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अवॉइड करता है, एड्स अगर किसी व्यक्ति को है आगे ट्रांसमिट ना हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 13 फरवरी को यानी वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है विमेन के लिए दैट डू नॉट फॉरगेट टू आस्क योर मेन टू यूज कॉन्डम्स इफ यू डू नॉट वांट any sort of diseases coming in your life or if you do not want unwanted pregnancy। ठीक है, सो तीनों दिन साथ में आप एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। सो 2009 में एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन ने इंटरनेशनल कॉन्डम डे ऑब्जर्व करना शुरू किया था बर्थ कंट्रोल के एक तरीके के तौर पे, और हर साल अगर आप आंकड़ा देखेंगे 1 मिलियन पीपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का शिकार बनते हैं एंड 80 मिलियन अनवांटेड या अनइंटेंटेड प्रेगनेंसीज दुनिया में होती हैं जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता है। चलिए, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डे हो गए। अब हम आएंगे, एक सैड डिमाइस है यानी एक निधन हुआ है प्रोमिनेंट पर्सन का। कौन है? वेटरन आर्टिस्ट ए रामचंद्रन जी, जो कि आर्टिस्ट हैं, पेंटर, स्कल्प्टर, ये सब रहे हैं ये। इनका डेथ अभी दिल्ली के अंदर हो गई है। ए रामचंद्रन जी आर्टिस्ट, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2005 में, पद्म भूषण। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा ए रामचंद्रन जी जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिस्ट थे, या फिर इनको पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया, 2015 में किया गया। बस ये 1-2 पॉइंटर्स ही बनते हैं। अगर इन्होंने कुछ बहुत ही नोटेबल किया होगा तो वो भी पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म केरला के अंदर हुआ था। अपने कैनवस और पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। 2002 में फेलो ऑफ ललित कला अकादमी भी इनको मिला था या बनाया गया था, इलेक्ट किया गया था। एंड जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है, मैंने येलो में मार्क कर रखा है, ही हैड रिसीव्ड पद्म भूषण इन 2005। पद्मश्री होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, और इनके ऊपर फिर भारत रत्न होता है। ठीक है, सो इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है 2005 में। अगली जो न्यूज़ है इट इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज ये एक बहुत यंग एथलीट जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड मैराथन चैंपियनशिप भी जीती थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसके अंदर, एंड नाउ ही इज़ नो मोर इन अ कार एक्सीडेंट। ये और इनके जो कोच हैं दोनों का निधन हो चुका है। सो वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड मैराथन के अंदर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, केल्विन किप्टम, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। सो वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम, इनका 12 फरवरी को निधन हो गया। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था शिकागो मैराथन में, अक्टूबर में हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी, आई थिंक हमने नवंबर में डिस्कस की होगी मंथली में, और इनका रिकॉर्ड टाइम था 2 मिनट का और
नॉट 2 मिनट, सॉरी 2 आवर 35 सेकेंड्स का, जबकि उससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 2 आवर 1 मिनट 9 सेकेंड का था। तो रिकॉर्ड याद रखने की इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, किसका तोड़ा, कितने मिनट पे तोड़ा, पर हाँ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड शिकागो मैराथन के अंदर बनाया था। और इनका सिर्फ टाइम याद रख लीजिए, इनके ओपोनेंट का या जिनको इन्होंने हराया उनका याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 आवर्स 35 सेकेंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका था, एंड नाउ ही इज़ नो मोर। केल्विन किप्टम मैराथन रनर। ओके, सो अंडर 19 वर्ल्ड कप, कौन सा अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप इज ओवर। और रिजल्ट क्या है इस वनडे इंटरनेशनल मेंस वर्ल्ड कप अंडर 19 के? ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। हरा या किसको है, यानी फर्स्ट रनर अप कौन रहा है? इंडिया रही है। और ये कहाँ हुआ मैच? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने और इतनी सी ही बात याद रखनी है। सो अंडर 19 मेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है साउथ अफ्रीका के अंदर। 79 रन से ऑस्ट्रेलिया ये चैंपियनशिप जीत गया। ठीक है, देन कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी दैट एतिहाद एयरवेज हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल टीम है। और हमने ये भी देखा था कि एतिहाद एयरवेज की ही ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कटरीना कैफ है। तो अब ये एक और न्यूज़ आ रही है और बहुत ऑब्वियस न्यूज़ है दैट कटरीना कैफ चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। भाई ए बी सी, तो ए और सी का एसोसिएशन हो ही गया। एतिहाद एयरवेज की ब्रांड एम्बेसडर ये हैं, एतिहाद एयरवेज की टीम CSK हो गई ऑफिशियल स्पॉन्सर, तो ये भी ब्रांड एम्बेसडर बन गई। कटरीना कैफ अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। और जो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 होगी उसके अंदर ये ब्रांड एम्बेसडर CSK की रहने वाली हैं। CSK 5 टाइम चैंपियन है और कटरीना कैफ एतिहाद एयरवेज की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर है CSK टीम का। देन नेक्स्ट जो अब हम थोड़ी न्यूज़ जो पढ़ेंगे वो सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी। सो अगली न्यूज़ आ रही है 75th इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट से रिलेटेड, दैट इज स्ट्रानिया। और ये कहाँ हुआ? सोफिया, जो कि किसकी कैपिटल है? बुल्गारिया की। बुल्गारिया सोफिया के अंदर ये हुआ और हमारे जो खिलाड़ी गए हैं गोल्ड और सिल्वर लेकर के आए हैं। सो अमित पंघल एंड सचिन सिवच बैग गोल्ड मेडल्स एट स्ट्रानिया मेमोरियल टूर्नामेंट इन बुल्गारिया। तो अब दो चीज़ें आपको यहाँ से पकड़नी है कि अगर एग्जामिनर कभी पूछ ले अमित पंघल या सचिन सिवच कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, ये बॉक्सर्स हैं। और दूसरी चीज़, ये दोनों ही गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं स्ट्रानिया मेमोरियल टूर्नामेंट में, जो कि कहाँ हुआ? सोफिया बुल्गारिया के अंदर हुआ। जो विमेन टीम हमारी गई तो उसके अंदर निखत जरीन जो पॉपुलर बॉक्सर हैं और 3 और इंडियंस थे, नॉट जस्ट विमेन टीम, जनरली निखत जरीन और 3 और इंडियंस जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है सेम टूर्नामेंट के अंदर। ये 75th एडिशन था इस टूर्नामेंट का। देन कमिंग ओवर टू टेनिस। सो टेनिस में अभी चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी चल रही थी। सो ATP चैलेंजर ट्रॉफी एक तरह से इनिशियल मैचेस होते हैं जो इनमें अच्छी रैंक लेकर के आते हैं, फिर वो ATP टूर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद फिर वो प्रोफेशनल के अंदर खेलने लग जाते हैं, राइट। सो चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी के अंदर सुमित नागल, जो कि इंडिया से नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं अभी, सुमित नागल जीत चुके हैं। सो इन टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फिनाले, इंडियाज टॉप रैंक्ड सुमित नागल हैज़ एमर्ज्ड विक्टोरियस। और उन्होंने किसको, अच्छा ये इनका 5th चैलेंजर टाइटल है, इन्होंने किसको हराया है? इटली के लूका नार्डी को इन्होंने हराया है। चैलेंजर ओपन, ये चेन्नई ओपन जो है ये फर्स्ट है इन अ सीरीज ऑफ ATP चैलेंजर्स जो कि इंडिया के अंदर 100 इवेंट्स जो कि इंडिया के अंदर हो रहे हैं। ATP चैलेंजर 100 इवेंट्स, ये पूरा एक इवेंट है। लाइक आई टोल्ड यू, जो इसमें अच्छी सीड लेकर के आता है, रैंक लेकर के आता है, वो ATP टूर के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, मेल्स का जो टेनिस होता है ना, उसको गवर्न करने वाली ये बॉडी है। और इसी से जो WTA करवाती है, दैट इज विमेन टेनिस एसोसिएशन, वो मेल वाला ATP हो गया, विमेन वाला WTA। सो मुंबई ओपन, जैसे वो चेन्नई ओपन था, ये मुंबई ओपन है। सो 2024 का L&T मुंबई ओपन WTA टूर्नामेंट, राइट, ये मुंबई के अंदर हुआ और इसमें कौन जीते हैं? सो दारिया सेमेनिस, मुझे पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, दारिया सेमेनिस्ताया, राइट। ये ऐसे नाम नहीं है कि आपको टिप्स पे होते हैं, बिकॉज बहुत कम सुने हुए होते हैं। सो इट्स ओके अगर आपको भी परफेक्टली याद नहीं हो, मुझे भी परफेक्टली याद नहीं है, मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ, खैर। सो आप अगर फर्स्ट नेम याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। दारिया सेमेनिस्ताया लातविया की हैं एंड शी हैज़ बीटन स्टॉर्म हंटर, ऑस्ट्रेलिया की जो है, टू क्लिंच द ट्रॉफी। एंड व्हाट ट्रॉफी वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबई ओपन 2024। ये जो
टूर्नामेंट है ये फरवरी 5 to 11 क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर खेला गया एज अ पार्ट ऑफ 2024 WTA 125 टूर्नामेंट्स। तो उसमें मुंबई ओपन के अंदर दारिया जीती हैं। आप दारिया याद रख लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। देन एजुकेशन मिनिस्ट्री टाइज अप विथ फीफा टू प्रमोट स्पोर्टिंग कल्चर थ्रू फुटबॉल। हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने टाई अप किया है इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन के साथ में, फीफा के साथ में। क्यों? ताकि हमारे कंट्री के अंदर फुटबॉल को और बढ़ावा दिया जा सके। और इसी के तहत, इसी इनिशिएटिव के तहत 11 लाख फुटबॉल्स करीब 1.5 लाख स्कूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी स्टूडेंट्स को, सो दैट हर एक स्कूल तक, ग्रास रूट लेवल तक फुटबॉल कल्चर पहुंच सके, राइट। एंड फुटबॉल फॉर स्कूल्स एक प्रोग्राम है जो पहले ही चल रहा है और उसी के तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ तक तो ये फेज मैनर में किया जाएगा। धीरे धीरे और स्टेट्स को भी जोड़ने की कोशिश रहेगी। देन आइवरी कोस्ट विन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, ये एक वन लाइनर न्यूज़ है, एक शॉर्ट न्यूज़ की तरह आप इसको देखिएगा कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस हुआ जिसके अंदर कौन सी टीम जीती है? आइवरी कोस्ट जीती है, बस दैट इज इट। इससे ज़्यादा डिटेल ना पूछी जाएगी ना हमको कवर करनी है। चलिए अगली जो खबर आ रही है वो संगीत नाटक अकादमी ने अपना एक रीजनल सेंटर ओपन किया है साउथ के अंदर। पहली बार संगीत नाटक अकादमी ने अपना एक सेंटर साउथ के अंदर ओपन किया है और एक रीजनल सेंटर ओपन किया है। सो उसके बारे में हम देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण भारत के लिए सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है। संगीत नाटक अकादमी, अगर आप कला के क्षेत्र की बात करें तो सबसे हाईएस्ट बॉडी इंडिया के अंदर मानी जाती है और ये कला को, डांस हो गया, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट को बढ़ावा देने का काम करती है। इसी से रिलेटेड अवार्ड्स भी हम पढ़ते ही रहते हैं। सो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है भारत कला मंडपा ऑडिटोरियम का। भारत कला मंडप ऑडिटोरियम, इस नाम से वहां पे सेंटर ओपन किया जाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं न्यूज़। सो संगीत नाटक अकादमी टू सेटअप दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, कहाँ पे? हैदराबाद। ये जगह याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। साउथ में कहाँ पे केंद्र ओपन किया गया है? हैदराबाद के अंदर किया गया है। संगीत नाटक अकादमी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है और हाईएस्ट एपेक्स यानी सबसे शीर्ष बॉडी है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द कंट्री। ये जो रीजनल सेंटर है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अभी तक संगीत नाटक अकादमी ने ऐसा कोई रीजनल सेंटर ओपन नहीं किया है एंड यह हैदराबाद के अंदर खोला जाएगा। अभी तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। देन कमिंग ओवर टू वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में इंडिया, तुर्की एंड कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्रीज की तरह दर्जा दिया गया और ये अभी चल रहा है। फरवरी 12 से 14 तक ये वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट चलेगा जिसमें बहुत सारे देशों की सरकार साथ में आएंगी और ऑब्वियसली कैसे जो चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं उनका निवारण कैसे किया जा सके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगी। थीम क्या रही इसकी? वेरी इंपॉर्टेंट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, आगे आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं, हम अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे तो आगे आने वाले लोग हमें प्रेरणा की तरह भी देखेंगे और उनके लिए हम लाइफ थोड़ी इजी बना करके जा सकते हैं। सो 3 गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्रीज कौन सी रही? इंडिया, तुर्की, टर्की को ही तुर्की कहा जाता है, ठीक है, एंड कतर। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ हुआ? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ? दुबई, UAE, दुबई के अंदर इसको होस्ट किया गया। ओके, सो 25 गवर्नमेंट्स के स्टेट हेड्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। 85 इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगी एंड ऑब्वियसली जो भी चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशंस खोजे जाएंगे। तो कहाँ हुआ ग्लोबल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? सो इट वाज हेल्ड इन दुबई और थीम क्या रही वो हमने देख ली और जो गेस्ट कंट्रीज हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर जिनको नाम दिया गया वो हमने देख लिया। ठीक है, सो वी आर डन विद इट। आगे चलते हैं। अगली खबर आ रही है पेटीएम ई कॉमर्स नाउ PAI प्लेटफॉर्म। पेटीएम ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स यानी आप जो खरीद बेच है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर सकते हो, जैसे कि अमेजॉन आप देखते हो, जैसे कि आप मिंत्रा देखते हो, दीज आर ऑल ई कॉमर्स कंपनीज। सो पेटीएम का जो ई कॉमर्स विंग था उसको रीब्रांड कर दिया गया है। पेटीएम ई कॉमर्स रीब्रांड्स इटसेल्फ, एक्वायर्स स्टार्टअप बिटसिला। एक स्टार्टअप था इसी डोमेन के अंदर बिटसिला नाम से, तो पेटीएम ई कॉमर्स ने उसको अक्वायर कर लिया और अपनी खुद की अब ब्रांडिंग भी चेंज कर दी है। अब इसने नाम क्या दे दिया है? पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। पहले नाम क्या था? पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड था, अब क्या हो गया? पाई प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा कब किया गया? जब इसने एक्वायर किया बिटसिला को। बिटसिला एक ONDC है। ONDC क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मतलब ओपन नेटवर्क पे आप हो,
ऐसा नहीं है कि मतलब एनीबडी कैन बाय एंड सेल, राइट। तो ONDC वो हो गया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एंड इसी के साथ साथ इसके जो रिटेल शेयर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं आफ्टर दिस एक्विजिशन। पेटीएम के फाउंडर एंड CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। सो पेटीएम ई कॉमर्स रीब्रांडेड एज पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। अगली न्यूज एक अपॉइंटमेंट की है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है। फिनलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके अलेक्जेंडर स्टब अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं, यानी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं फिनलैंड के और अब प्रेसिडेंट के तौर पे ये अपनी पोजीशन संभालेंगे। अलेक्जेंडर स्टब, अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड ये आपको दिख रहा होगा, राइट। सो यूरोप के अंदर ऊपर की तरफ हम इसको काउंट करते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इसको काउंट किया जाता है। एंड फिनलैंड वही है जो नेटो में सबसे रिसेंट मोस्ट एडिशन हुआ है, नेटो के 31वें यानी 31st मेंबर की तरह नेटो के अंदर ये जुड़ा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रैल 2023 में। फिनलैंड नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है अगर आप देखेंगे, और स्वीडन, नॉर्वे और रशिया को बॉर्डर करता है। ये स्वीडन हो गया, ये नॉर्वे हो गया, और यहाँ पे आप देखो ये रशिया को बॉर्डर कर रहा है। कैपिटल इसकी हेलसिंकी, हेलसिंकी। फिन की वजह से फिश सिंक नहीं करती ना, तो फिनलैंड हेलसिंकी। करेंसी यूरो है, एंड पेटेरी ओर्पो इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं, एंड इट इज रिगार्डिंग IEEE द्वारा दिए गए एक अवार्ड के बारे में, KPP नाम्बियार अवार्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड? KPP नाम्बियार अवार्ड है, जो कि IEEE दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरला सेक्शन ने दिया है। और किसको दिया है? इसरो चीफ S सोमनाथ जी को दिया गया है। सो इसरो चेयरमैन S सोमनाथ हैज बीन अवॉर्डेड विद KPP नाम्बियार अवार्ड, राइट। एंड क्यों दिया गया? ऑब्वियसली बिकॉज इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है चंद्रयान 3 मिशन में, और उसी के साथ साथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो के काफ़ी सारे मिशंस में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए इसको दिया गया है। अब ये जो IEEE का विजन है कि जो एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ह्यूमन काइंड को और बेहतर बनाने के लिए और एडवांस करने के लिए हम टेक्नोलॉजीज़ का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड IEEE का विजन है, और उसी से रिलेटेड ये अवार्ड दिए जाते हैं। सो अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ द स्टेट, और ये कहाँ पे? केरला की हम बात कर रहे हैं, जो कि सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाने में, ताकि इंसानों के लिए कुछ बेहतर हो सके। अब KPP नाम्बियार जी के ऊपर है ना ये अवार्ड, तो KPP नाम्बियार कौन थे? ये एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, टेक्नोक्रेट रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट इन्होंने अपने समय में किया, और ये IEEE केरला सेक्शन के फाउंडर भी रह चुके हैं। इन्होंने इंडिया की फर्स्ट स्टेट रन इलेक्ट्रॉनिक वेंचर ओपन की थी, केल्ट्रॉन, इंडिया की पहली स्टेट द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक वेंचर, और इंडिया का पहला IT पार्क जो टेक्नो पार्क है वो भी इन्हीं को क्रेडिटेड है, नाम्बियार साहब को। और 2006 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2006, राइट। तो ये KPP नाम्बियार जी के बारे में हमने देखा, और इनसे इंस्पायर्ड जो अवार्ड है वो किसको मिला है? S सोमनाथ जी को मिला है। देन फर्स्ट कार्गो वेसल्स हैव बीन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। सो इंडिया और बांग्लादेश के पोर्ट्स के बीच में पहला कार्गो वेसल फ्लैग ऑफ किया गया, यानी रवाना किया गया। उससे जुड़ी हुई हम खबर देखेंगे। वेस्ट बंगाल का मैया पोर्ट है और बांग्लादेश का सुल्तानगंज पोर्ट है, इन दोनों में कनेक्टिविटी लाने के लिए, और पहला कार्गो वेसल वहाँ से रवाना, इंडिया की साइड से रवाना कर दिया गया है। सो इंडिया बांग्लादेश ओपन ट्रेड, अब इन दोनों ने ओपन कर दिया है ट्रेड, रिवराइन पोर्ट्स हैं ये, इनके थ्रू। सो इंडिया बांग्लादेश ओपन ट्रेड थ्रू मैया वेस्ट बंगाल वाला और सुल्तानगंज बांग्लादेश वाले रिवर पोर्ट्स जो हैं, उनमें गंगा नदी पे ये दोनों पोर्ट्स हैं। सो गंगा रिवर है जो कनेक्ट करती है दोनों एरियाज़ को, और वेस्ट बंगाल में मैया पोर्ट है और उस तरफ सुल्तानगंज पोर्ट है, और दोनों रिवराइन पोर्ट्स हैं जो रिवर पे बने हुए, सी पोर्ट नहीं है। और यहाँ अब ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये रूट डिसाइड किया गया था, डेवलप किया गया था, अब यहाँ पे ट्रेड शुरू हो गई है। गॉट इट? चलिए, सो पहला जो कार्गो वेसल भेजा है उसके अंदर स्टोन्स हैं। अब ऐसे नॉर्मल बेकार पत्थर नहीं है, काम के पत्थर हैं, जो कि मैया इनलैंड कस्टम्स पोर्ट से रवाना किए गए हैं। और शांतनु ठाकुर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है। सो इंडिया एंड बांग्लादेश ने अपना पहला ट्रायल मूवमेंट किया है वेसल्स का, पहली बार हो रहा है, तो एक तरह से ट्रायल मूवमेंट हम बोलेंगे। प्रॉपर ट्रेड में आने में अभी टाइम लगेगा, फुल फ्लेजेड ट्रेड, लेकिन अभी ट्रायल्स चालू हो गए हैं।
ये जो रिवराइन पोर्ट है मैया और सुल्तानगंज के बीच का, ये 16 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसमें से करीब 4.5 किलोमीटर इंडिया की बाउंड्रीज में आता है और 11.5 किलोमीटर बांग्लादेश के वाटरवेज का हिस्सा है। जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहाँ से सामान लाने ले जाने की वजह से कमोडिटीज़ का प्राइस काफ़ी कम होगा, बिकॉज हमारा बहुत सारा फ्यूल और टाइम बच रहा होगा। इन लो ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन बन करके सामने आ जाएगा। गॉट इट? तो ये पोर्ट याद आप रखोगे। और फिर एक शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं जल्दी से। प्रमा इंडिया एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मेटी के अंडर में आता है। सो प्रमा इंडिया और CDAC के बीच में एक पार्टनरशिप अनाउंस हुई है, जिसके तहत थर्मल कैमरा टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। ओके, सो CDAC ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनर किया है फॉर थर्मल कैमरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? आंसर हो जाएगा प्रमा इंडिया। ओके, विद दिस वी आर डन विद ऑल दी न्यूज़ दैट वाज देयर टुडे टू डिस्कस। और अब हम मूव करेंगे हमारे रिविजन सेशन की तरफ। तो जो भी हमने पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ प्रीवियस डे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको करंट अफेयर ईयर बुक के बारे में बता दूं। 2023 के पूरे करंट अफेयर्स जनवरी से लेके दिसंबर तक के कैटेगरी वाइज अप टू डेट विद स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस ईयर बुक में मिल जाएंगे। ये एक ई बुक है, ओके, और इंग्लिश में ही अवेलेबल है parchamclasses.in पे और परचम ऐप, दोनों पे आप इसको देख सकते हो। सैम्पल भी अवेलेबल है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई एंड आंसर दिस। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो दुबई के अंदर चल रहा है, उसकी थीम क्या है आपसे पूछी जा रही है। बताइए, व्हाट इज द थीम? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ए विल बी द राइट आंसर। एंड इंडिया, तुर्की एंड कतर आर गेस्ट ऑफ ऑनर। Who emerged victorious in tennis चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फिनाले? टेनिस में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फिनाले जो खेला गया, उसमें विजेता बनके कौन सामने आए हैं? द आंसर वुड बी इंडिया के टॉप सीडेड सुमित नागल। Which IPL team is Katrina Kaif now associated with as brand ambassador? IPL 2024 के लिए कौन सी टीम है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ बनी है? CSK, बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग, और एतिहाद एयरवेज इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है। विच रिवर सर्व्स एज ट्रेड रूट कनेक्टिंग मैया इन वेस्ट बंगाल एंड सुल्तानगंज इन बांग्लादेश? जो मैया पोर्ट है वेस्ट बंगाल का और सुल्तानगंज पोर्ट है बांग्लादेश का, ये रिवराइन पोर्ट्स हैं। तो कौन सी रिवर है जिसपे ये दोनों पोर्ट बने हुए हैं? आंसर विल बी गंगा, बी विल बी द राइट आंसर। अब हम कुछ प्रीवियस डे के क्वेश्चंस देखते हैं। CAA दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में कल हमने डिटेल में बात की थी। CAA एक्सटेंड्स द ऑफर ऑफ इंडियन नेशनैलिटी टू माइग्रेंट्स हु अराइव्ड इन इंडिया अंटिल विच डेट? यानी कि CAA के तहत कौन से माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दी जाएगी जो कब तक इंडिया में आ चुके थे, यानी उसके बाद अगर आप इंडिया में आए हुए होंगे तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो कौन सी तारीख तक आए हुए माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप देने की बात सरकार ने की हुई है? नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स की हमने बात की थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए माइग्रेंट्स की हमने बात की थी। कौन सी डेट तक आ जाने चाहिए थे वो? 31 दिसंबर 2014 से पहले या इस तारीख तक। अंडर विच मिनिस्ट्रीज एगिस इज आदि महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आदि महोत्सव जो ऑर्गेनाइज किया जाता है या जा रहा है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? हमने देखा था ट्राइफेड इसको ऑर्गेनाइज कराती, कौन सी मिनिस्ट्री है वो? किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में। ओके, एंड देन अरुण भंसाली हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? रिसेंटली हमने देखे थे 6 अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट्स के, राइट, जिसमें एक नाम अरुण भंसाली जी का भी था। ऋतु बहारी जी के बारे में हमने पढ़ा था, विजय बिश्नोई जी, और भी बहुत सारे लोग थे, राइट। सो अरुण भंसाली जी का अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट के तौर पे किया गया है? भंसाली जी की पिक्चर देख के हम क्या बोलते थे? अल्लाह क्या पिक्चर बनाते हो। सो ए इलाहाबाद विल बी द राइट आंसर। एंड दिस, my dear boys and girls, is your question of the day. Where is the first regional center of Sangeet Natak Academy set to be established? कहाँ पे नींव का पत्थर रख दिया गया है, कहाँ स्टैब्लिश होने जा रहा है संगीत नाटक अकादमी का पहला रीजनल सेंटर? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप सेशन समझ में आ गया होगा। PDF की जानकारी मैंने आपको दे दी है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज कंसर्न्स, you can write down in the comment section, and if you have some product or service related concern, kindly contact on email और हेल्पलाइन नंबर और परचम ऐप चैट। ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, सी यू टुमारो, बाय बाय।